जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आपका मॉडल पेपर नंबर दूसरा है। जैसे कि हमने आपसे सभी मित्रों से वादा किया था कि आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर कराए जाएंगे। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। जो आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे सेम टू सेम वैसे दोस्तों प्रश्न लेके आए हैं। यहां से ऐसे ही प्रश्न, जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने प्रश्न लेके आए। जितने बहुकल्पी पूछे जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम में 5 बहुकल्पी पूछे जाते हैं और कितने 6 अतिलघुत्तरी पूछे जाते हैं और 7 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपका दोस्तों कितने 25 नंबर का पेपर आता है। वैसे सेम टू सेम वैसी पैटर्न पे दोस्तों क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सभी मॉडल पेपर, जैसे आपसे हमने 3 मॉडल पेपर का वादा किया था, कल आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुके हैं दोस्तों। आज आपका सेकंड मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर नंबर, कौन सा? दूसरा है दोस्तों। इसके बाद एक मॉडल पेपर तीसरा आएगा। यदि आज तक किसी ने कुछ भी मैथ में नहीं पढ़ा, यदि आप तीनों मॉडल पेपर विधिवत से ईमानदारी के साथ दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, उन प्रश्नों को या सही से समझ लेते हैं, तो आपको भाई आपका विश्वास दिलाता है कि आपका बैक पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बस इन तीनों मॉडल पेपर को आप विधिवत से देखना। और जिसने अभी तक हमारी क्लासें अटेंड की या कहीं से भी आपने पढ़ा है, सीखा है, मैथ को लगाया है, बार बार प्रैक्टिस की मैथ की, तो 100% आप यदि मॉडल पेपर को करते हैं तो आपके 25 में 25 नंबर आएंगे। यदि ईमानदारी के साथ आपने लगाया है, मैथ को सही से समझा है। ठीक है, तो ज्यादा समय आपकी क्लास को नहीं लेते हुए इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आपकी आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर कौन सा दोस्तों? दूसरा है। आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बार बार कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों है। देखिए सबसे पहले पहला बहुविकल्पी प्रश्न कहता है आपसे कि 0.00001 का वर्गमूल होगा। ठीक है, इसके का पूछ रहा है? वर्गमूल होगा दोस्तों। तो वर्गमूल कहने का मतलब दोस्तों यहां निकालना है। नीचे देखिए इसका आंसर, इसको भैया हम ये लिख सकते हैं 0.00005/0 और फिर 1 लिखा है। वर्गमूल का कहना था अंडर रूट दोस्तों। अंडर रूट इसका कहने का मतलब यही तो होता दोस्तों। होता है कि नहीं होता? अब इसको दोस्तों हम ये लिख सकते हैं अंदर के रूट 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 कितनी 6 बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 इंटू 0.1। कोई समस्या? देखिए सॉल्व करने का तरीका ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए क्यों लिख सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6 बार करो, चाहे जितनी बार करो 1 ही आता है। और कितने अंक बाद पॉइंट है? 6 अंक बाद पॉइंट है। तो 6 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6 हो गए पॉइंट 0। देखिए यही अंक मिल जाएगा। यही चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आपको पता है यदि अंडर रूट के अंदर जोड़ा उसमें से एक बार आ रहा था, जोड़ा बना लीजिए। तो देखिए जोड़ा बनना दोस्तों, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा ये बना। तो इसमें से दोस्तों क्या बाहर आएगा? 0.1 एक बाहर आएगा इन जोड़े में से। यहां से 0.1 बाहर आएगा और यहां से भी 0.1 बाहर आएगा। ठीक है, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे। पॉइंट कितने अंक बाद है दोस्तों? 3 अंक बाद। 1 2 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 0.001 कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला दोस्तों ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, 0.001 आया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत आसान है दोस्तों। ये तो हमने इतना विस्तृत बता दिया। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो और आसान तरीका, देखिए यहाँ कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। यदि 1 लगाए और 0 उसके पहले लगे हैं तो जितने अंक हों, जब 6 अंक हैं तो उसमें से 3 अंक बाहर आएंगे। 6 अंक हैं तो उसमें से कितने अंक बाहर आएंगे? 3। यदि लास्ट में 1 लगाओ, बाकी उसके पहले 0 कितने भी लगे हों। ठीक है, यदि 6 अंक हैं तो कितने अंक आएंगे बाहर? 3 आएंगे। और यदि दोस्तों 8 अंक हैं तो उसमें से कितने अंक बाहर आएंगे? 4 आएंगे। जैसे कि यहाँ से 0 से लगा के 6 अंक थे तो दोस्तों इसमें से 3 बाहर आ जाते हैं। तो 3 का 1 को छोड़ेंगे नहीं, 1 तो आएगा ही आएगा। उसके पहले 2 0 लगा लीजिए। ये तरीका शॉर्टकट में सॉल्व करने का। क्या? जब 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 नंबर से यदि वर्गमूल पूछेगा तो उसमें से 3 नंबर दोस्तों बाहर आ जाएंगे। 1 आपका रहेगा ही रहेगा दोस्तों। 1 तो आपका रहेगा, बाकी 2 0, 1 2 0 हो गए और पॉइंट लगा। अच्छा इस 0 को मत गिनिएगा, ये 0 सिर्फ इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। यदि आप इस 0 को नहीं लगाते, चाहे यहां ना लगाए यहां ना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी शोभा सिर्फ बढ़ा रहा है जिससे कोई अच्छा लगे। ठीक है, इस 0 से कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन मुझे उम्मीद है आपको समझ गए होंगे दोस्तों।
ठीक है, बहुगुणनफल एक एक नंबर के आते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से सर्वसम दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वसम है दोस्तों। तो सर्वसंख्या ज्ञात करने का सर्वसम कहते हैं कितना, जो दिया गया आपका प्रतिबंध हो, दिया गया प्रतिबंध में x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया यदि प्रतिबंध सही है, x के प्रत्येक मान के लिए जब दिया गया प्रतिबंध सही है तो वह सर्वसंख्या कहलाएगा। x का कोई भी मान ले लीजिए, 0 1 2 3 -1 -2 -4 कोई भी हम पूर्णांक संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, x के मान के लिए यदि वो संतुष्ट करती है तो वो दोस्तों हमारी सर्वसंख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बारी बारी से, ध्यान से समझिए। इसमें आपसे सर्वसंख्या का, इसमें x के ऐसा कोई भी मान, कोई ऐसा मान है जैसे सिर्फ, और समीकरण दोस्तों किसे कहते हैं, सर्वसंख्या पूछा, समीकरण किसे कहते हैं, x के सिर्फ एक मान के लिए वह समीकरण संतुलित होता है। x के लिए दिया गया प्रतिबंध यदि सिर्फ एक मान के लिए है तो वह समीकरण कहलाता है, प्रतिबंध समीकरण कहलाता है। और यदि x के लिए दिया गया प्रतिबंध x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट करता है तो वह हमारा सर्वसंख्या कहलाता है। याद हो जाएगा, समझ गए, x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध यदि संतुलित है तो सर्वसंख्या कहलाएगा। और समीकरण किसे कहते हैं, x के सिर्फ एक मान के लिए दिया गया यदि प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा कहलाता है क्या, समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें x का ऐसा कौन एक ही मान होगा ना, x बराबर यदि हम इसमें 1 रख दें तो कितना 2 × 1 2 + 3 5 होगा। और ये यदि x बराबर -1 रख दें तो -1 दोस्तों यहाँ रखेंगे, देखिए 2 -1 रखेंगे और +3 तो -2 + 3 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, उधर 5 बराबर में 5 है, यानी कि ये क्या है, समीकरण है ना कि सर्वसंख्या। अगले वाले को चेक करते हैं, इसमें x का मान 1 रखते हैं तो दोस्तों 1 रखेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 1 रखेंगे 3 + 4, यहाँ 1 रखेंगे 3 + 4 कितना 7 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए x का मान संतुष्ट ही नहीं कर रहा, एक मान। फिर अगला रखिए 2 रख के चेक करते हैं दोस्तों। तो जब हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना 4 और दूनी 8 और प्लस कितना 2, यहाँ चेक करेंगे तो 3 चक्कू 2 रखेंगे ना, 3 दूनी 6 + 4 तो 10 बराबर 10 आएगा। निकल देखो हमारा x बराबर जब 1 रखा तो उसके लिए संतुष्ट नहीं कर रहा, निकल x बराबर 2 रखा तो उसके लिए संतुष्ट कर रहा है। और हमने कहा x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट करता है तो वो सर्वसंख्या कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका समीकरण है। अगले वाले को चेक करते हैं, इसमें देखिए 2, इसमें x के बराबर 1 रखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा। और ठीक है, तो कितना 2 और 1 + 1 कितना 2, तो 2 × 2 4 हो जाए। इसको देखते हैं 2 और कितना 1 + 2 होगा, x के स्थान पर 1 रख रहे हैं दोस्तों, तो कितना 2 + 2 कितना 4 आ गया, संतुष्ट कर रहा है। अच्छा अगले के लिए चेक करते हैं, कम से कम 2 से 3 वैल्यू चेक कर लीजिएगा। x बराबर 0 के लिए चेक करते हैं दोस्तों, हमने कहा किसी भी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। x बराबर 0 के तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी कितना 2 × कितना 0 + 1 1 हो गया, यानी कि 2 आएगा। इधर चेक करिए 2 × 0 + 2 तो 2 × 0 0 होगा +2, यानी देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि 0 के लिए भी संतुष्ट है, 1 के लिए भी संतुष्ट है। चलो -1 के लिए चेक कर लेते हैं, यदि -1 के लिए चेक करेंगे तो 2 -1 + 2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, -1 + 2 प्लस का 1 बचेगा, 2 आएगा। यहाँ चेक करिए 2 और -2 कितना -1 रखा था ना, तो -1 और +2। ये देखिए यहाँ हमने क्या रखा, यहाँ पे x बराबर कितना -1 रखा, 1 मिनट यहाँ 1 लिखा था दोस्तों, x बराबर -1 रखा तो -1 और +1 तो -1 +1 दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 × 0 दोस्तों 0 आएगा। यहाँ भी देखिए -2 x बराबर -1 रखा 2 -1 + 2 तो -2 + 2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि ये जो आपका पॉइंट नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करता है तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारी सर्वसंख्या कहलाएगी। अगले को भी चेक कर लेंगे, जब ये आ गया तो अगला ऑटोमेटिक नहीं होगा। जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा 4 1 5 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो गया। इसमें रखेंगे x बराबर 1 तो 6 और -3 आएगा, देखिए बराबर नहीं, यानी कि ये तीनों समीकरण है, सिर्फ ये सर्वसंख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कहा निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं दोस्तों क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में यानी 1 2 3 4 में शून्य को शामिल कर लें, वही हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लगाकर 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी होती वो सभी क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें से देख लीजिए अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है सभी कैसे कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या है। अब इससे मैच कर लिए, देखिए 0 है, पहला ही ऑप्शन मिल गया 0, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए -1 -2 और -1/2
ये सब अलग अलग है, यानी कि सब ये होती है क्या, धनात्मक जितनी भी संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लें वही हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि जीरो हो गया। बहुत विधिवत से हमने क्लासें आपको जितनी प्रोवाइड कराई, बहुत विधिवत से आप लोगों को सिखाया है। जिन मित्रों ने हमारी क्लासें अटेंड की उनको बहुत आसान पेपर लग रहा होगा। गुणा का तत्समक अवयव है, गुणा का तत्समक अवयव। दोस्तों तत्समक अवयव क्या होता है, किसी गुणा में किसी संख्या से, यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल वही संख्या रहे। क्या, किसी संख्या में यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल वही अवयव रहे, यानी जैसे हम कहें जीरो, जैसे हमारा एक है, एक में यदि हम एक से गुणा कर दें तो एक ही तो रहेगा। जीरो में यदि हम एक से गुणा कर दें तो दोस्तों जीरो ही तो रहेगा। देखिए यही एक संख्या थी, उसमें क्या इससे मल्टीप्लाई किया, या 10 में यदि हम एक से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा, 10 ही तो रहेगा। या -11 में एक से मल्टीप्लाई करें दोस्तों -11 ही रहेगा। हमने क्या कहा था, किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल वही संख्या रही है। जैसे गुणनफल देखिए एक से मल्टीप्लाई सबको करें, लेकिन गुणनफल क्या, सबका जो इधर लिखी संख्या वही संख्या आ रही, यानी कि ये हमारा एक क्या होगा दोस्तों, ये हमारा गुणा का तत्समक अवयव हो जाएगा। और दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो इस बार योग का तत्समक अवयव पूछेगा या गुणा का तत्समक अवयव पूछ सकता है। कल वाली लेक्चर में हमने योग का तत्समक अवयव कराया था, ठीक है, तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर दोस्तों पहली भुजा, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है और तीसरी दोस्तों कितनी 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। कहा पहला ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन समकोण त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों चेक करते, देखिए कंडीशन क्या है, त्रिभुज कब संभव नहीं होगा, त्रिभुज तब कब संभव नहीं होगा, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। जैसे हमने कहा 3 + 4 और 7 इधर भी 7 है, तो ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो दोस्तों त्रिभुज संभव नहीं होता है। यहां देखिए 2 3 4, 3 + 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और ये 7 है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, त्रिभुज संभव नहीं होगा। सदैव ध्यान रखिए यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए तब ही त्रिभुज संभव होगा। तो यहां देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसीलिए त्रिभुज संभव नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 त्रिभुज संभव नहीं होगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर। कैसे भैया, जैसे 7 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींची, ये 7 सेंटीमीटर की हमारी रेखा हो गई, अब 3 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर खींचोगे तो ये भी तो 7 होगी, तो ये तिरछा कहां से खींच सकते हैं हम, कभी बनेंगे, वो भी तो 7 सीधी ही जाएंगे, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपके दोस्तों 5 बहुकल्पी हो गए जो 5 नंबर के थे, ठीक है, इनको सही से देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुकल्पी है, मॉडल पेपर ही पूरा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 की ओर और अति लघु प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अति लघु प्रश्न की ओर चलते हैं। भले आपको 5 क्वेश्चन दोस्तों ले निकले, 5 क्वेश्चन दोस्तों इतना विस्तार से बता रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 206 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है 21 की अनुवर्ती 21 की अनुवर्ती संख्या बताइए, संख्या बताइए दोस्तों। 21 की अनुवर्ती संख्या बताना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, अनुवर्ती की अनुवर्ती, जब भी अनुवर्ती का जिक्र करें तो दी गई संख्या में 1 जोड़ दीजिए, जब भी अनुवर्ती का जिक्र करें तो दी गई संख्या में 1 दोस्तों जोड़ देते हैं। अनुवर्ती कहे आपसे या उत्तरवर्ती कहे या आपसे परवर्ती कहे, तीनों का मतलब एक है। आपसे कहा 21 की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती तो ध्यान समझिए भैया, 21 की अनुवर्ती संख्या
ध्यान समझो भैया। तो दोस्तों पहले यहाँ इतना सॉल्व करते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती दोस्तों 22 हो जाएगी। 21 की अनुवर्ती कितनी हो गई? 22 हो गई। भाई ध्यान से, 21 की अनुवर्ती पूछा तो 21 में एक ऐड कर दें, ठीक है। और फिर कहा 21 की अनुवर्ती, अब दोस्तों इसकी जो आई है 21 में प्लस एक ऐड किया, इसकी अनुवर्ती यानी कि 22 की अनुवर्ती कितनी? 23 हो गया, यानी कि इसमें भी कितना जोड़ दें? एक। 21 की अनुवर्ती पूछा तो हमने एक ऐड किया, हमने कहा यदि किसी संख्या के अनुवर्ती पूछता तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया 21 में। और फिर उसकी भी अनुवर्ती पूछा तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 21 एक 22 एक 23 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है भैया, नोट करते रहिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अंतिम समय में जब आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाए तो बताइएगा आप कितने नंबर पाए हैं, कितना आपने हल किया अभी तक, आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 कहता है 25/107 का योज्य प्रतिलोम बताइए, ठीक है। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों, किसी संख्या में, ध्यान समझिए योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या में ऐसी हम संख्या जोड़ दें कि उनका प्राप्त योगफल, योज्य का मतलब दोस्तों होता है जोड़ना, तो यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि उनका प्राप्त योगफल 0 हमेशा है, कितना आना चाहिए? योज्य प्रतिलोम जब भी कहे तो किसी संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ दें इनका प्राप्त योगफल 0 आना चाहिए। तो आपसे पूछा 25/107 का योज्य प्रतिलोम, इसमें क्या जोड़ दें? योज्य प्रतिलोम क्या इसमें जोड़ दें कि हमारा योगफल 0 आना चाहिए? देखिए दोनों तरीके से, यानी कि आपसे कहा किसी संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि उनका योगफल कितना आना चाहिए? 0। हमने इसमें जोड़ दिया। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें, मान लेते हैं x संख्या जोड़ दें, योगफल 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बराबर के उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का 25/107, ठीक है। तो माइनस का कितना? 25/107। चाहे आप ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। 25 + 107 + x = 0, ऐसे 100 आ गया। या डायरेक्ट लिखिए जो संख्या दे रखी हो, जो भी संख्या दे रखी हो, पूछता 21 का योज्य प्रतिलोम, तो जो संख्या दे रखी हो उसमें माइनस लगा दीजिए। जब प्लस की दे रखी हो तो माइनस, जैसे माइनस का पूछे आपसे, माइनस का 21 का योज्य प्रतिलोम, तो प्लस का 21 हो जाएगा। मतलब जो संख्या दे रखी हो, यदि प्लस में दे रखी हो तो उसको माइनस में लिख दे वही संख्या, और यदि माइनस में दे रखी हो तो उसी को प्लस में लिख दीजिए, आपका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 8 कहता है भैया, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि √3 की पावर 5 × 9² = 3 की पावर n × 3 की पावर 3√3 हो तो n का मान क्या कीजिए? हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सारे दोस्तों प्रश्न कराए हुए हैं, यदि आपने लेक्चर पिछले देखें तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। 25 में 25 लेके आएंगे यदि विधिवत से तैयारी आपने की है। देखिए आपसे कहा है, ये तो कहा क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, 3 इंटू में √3 है दोस्तों। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबको को 3 में बना लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं, आपको पता है रूट का मतलब 1/2 होता है, पहले से बता चुके हैं, इंटू 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। इंटू 9 की पावर है तो 3 की पावर 2 इंटू कितना 2 हो जाएगा भाई। अच्छा चलो तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 का होल ऑफ स्क्वायर है। यहाँ भी चलो देख लेते हैं एक बार, रूट को 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, की पावर 5। यहाँ 9 को 3 की पावर 2, 3 × 3 करेंगे 9 ही आएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर n था ही, इसको दोस्तों लिख सकते 3 है, इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 रूट लगा। कोई समस्या? अब देखिए इसको लिख सकते 3 की पावर, ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो 5/2 हो गया। यहाँ देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो गया। यहाँ देखिए 3 की पावर n और प्लस यहाँ कितनी पावर है? 1,
भाई 3 की पावर कितना 1 है, प्लस 1 1/2। आपको पता है जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आधार समान तो पावर जुड़ जाएगी। यहाँ n थी, इसके 1 मान सकते हैं, यहाँ 1/2 हो गया, तो कितना 3 की पावर 5/2 हो गया, प्लस कितना 4 हो गया, यानी 3 की पावर कितना n+1/1/2 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं, चलिए इतना होगा। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो पावरें भी समान होती। यदि आधार समान है तो घातें भी समान होती, इसलिए 5/2 + 4 बराबर कितना n+1+1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें क्या करें, इसको एलसीएम ले लें या सबको इधर उठा लाओ, सबको। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसमें 2 एलसीएम ले लें तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, और 1 से इसको डिवाइड करें 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 हो गया, बराबर n। इसमें लेंगे दोस्तों एलसीएम, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 + 1 हो जाएगा। इतना तो आप पहले से जानते। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते रहे, तो यहाँ समझिए 5 8 13 हो गया, 13/2 हो गया, बराबर ये n हो गया, और प्लस का कितना 3/2 हो गया, 3/2। अब 3/2 को इधर ले आओ, तो 13/2 माइनस का 3/2 बराबर n हो गया, प्लस का था बराबर के इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 13 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर n। भाई एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, और फिर इसी प्रकार इसको हो गया, तो 10/, कितना चलेगा 2 बराबर n। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि n बराबर दोस्तों कितना आएगा 5। देखिए आसान क्वेश्चन है, हल्का सा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता है। आपसे कहा है 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या याद कीजिए। ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और पेपर में टाइमिंग को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए भैया देखिए कैसे लगाते हैं। आपसे पूछा 2/5 तथा 3/5 के ठीक की मध्य परिमेय संख्या, तो लिखोगे 2/5। कल की क्लास में भी हमने एक ऐसा प्रश्न कराया था, 3/5 के ठीक मध्य के ठीक की मध्य 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य परिमेय संख्या, मध्य की कर लो, मध्य की प्रमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा। आपको भैया मध्य की निकालना, जब भी प्रमेय संख्या निकालनी हो, मध्य की पूछे 1 कहे 2 कहे, तो सबसे पहले आपको 1/2 सबसे पहले लगा लेना। क्वेश्चन लगाने का तरीका, फिर दोनों संख्याओं को ऐड कर देना। क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लगा लेंगे, फिर दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो 2/5 है, प्लस का कितना 3/5, यही तो है 2/5 प्लस का 3/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 होगा दोस्तों, यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 2 + 3, ये तो सॉल्व करना आपको आता है बहुत अच्छे से। तो 1/2 होगा इंटू कितना 3 2 5/5 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा जाके, तो 1 × 1 1 हो गया जाके, और 2 × 1 2 हो गया। ठीक की मध्य 2/3 तथा 3/5 के ठीक की मध्य परिमेय संख्या कितनी आ गई 1/2। आंसर लिख दे। लिखने का तरीका देखिए, ऐसा कैसे लिखोगे, आता है 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, ठीक। ये आंसर ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते, प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कहता है, तब तक इसको नोट करिए आप। प्रश्न संख्या 10 भैया कहता है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो
एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इस प्रश्न की ओर चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा ना आपने। चलिए भैया देखिए, आपसे कहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है लिखा भैया। तो आपसे पूछा एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो माना एक पुस्तक का मूल्य, मान लीजिए माना एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, जब एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 पुस्तकों का मूल्य, जब एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। जैसे आपसे कहे एक पुस्तक 2 रुपए की है, एक पुस्तक आपकी मान लेते 2 रुपए की, तो 5 पुस्तकें कितनी होंगी, 2 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं। तो एक पुस्तक का मूल्य x रुपए, तो 5 पुस्तकों का 5x हो जाएगा। और इसी प्रकार 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। प्रश्नानुसार देखिए, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। कहा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों कितना, 5x हो गया। और फिर कहा 7 पुस्तकों के मूल्य, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना, 7x हो जाए। के मूल्य से 14 अधिक है, मतलब 5 पुस्तकों का 14 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम। कौन सा कम है, 14। यदि हम इनको बराबर करना चाहते हैं, तो यदि हम इधर 14 कम था, 14 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। इस चीज को इक्वेशन बनाना भैया सीखिए। रेखीय समीकरण वाला है चैप्टर, हमने आपको समझाया है, रेखीय समीकरण का हल के बारे में बताया था कि नहीं। हमने कहा, इसमें कहा गया कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम था यहाँ पे। तो हम यदि इसमें 14 रुपए जोड़ देंगे तभी तो हमारा 7x के बराबर होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझे कि नहीं समझे भैया। नहीं, जैसे आपसे कहा, जैसे ये इतनी बात नहीं समझ में, जैसे आपसे कहा 5 पुस्तकों का मूल्य कहता आपसे, ठीक है, और इधर कहता 7 पुस्तकों का मूल्य। जैसे 5 पुस्तकों का मूल्य मान लेते 10 रुपए है, और 7 पुस्तकों का मूल्य भैया आपका मान लेते हैं 14 रुपए है। ध्यान समझिए, 5 पुस्तकों का मूल्य 10 रुपए है और 7 पुस्तकों का मूल्य 14 रुपए। क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो आपसे बाई चांस यही कह देता, तो कहता था 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 4 रुपए क्या है, कम है। 4 रुपए कम है, तो कम है। यदि हम इन दोनों के बीच में बराबर लगाते तो इधर 4 ऐड तो करते हैं। हमने कहा 5 पुस्तकों का मूल्य 10 रुपए है, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 14 रुपए है। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 4 रुपए कम है। तो यदि हम क्वेश्चन को बराबर करना चाहते हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे तभी, क्योंकि यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इतना समय लिया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 5x को उधर भेज देंगे दोस्तों, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 7x माइनस का 5x हो जाएगा। इधर प्लस का था, बराबर क्यों जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 14x बराबर कितना 2x हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना, जो चीज गुणे में होती है दोस्तों कहां जाती है, बटे में। 2 1 कम 2, 2 7 14, x बराबर कितना होगा 7। आंसर क्या लिखोगे, अतः। इसके नीचे लिख देना, हम लिखे देना यहाँ पे अतः। इसी के नीचे लिखना भैया, अतः 7 पुस्तकों का मूल्य, अतः एक पुस्तक का मूल्य, अतः एक पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य बराबर कितना 7, क्योंकि आपने माना था एक पुस्तक का मूल्य x है और x आ गया 7 रुपये आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ रुपये लगा लीजिए, यहाँ रुपये लगा लीजिए, क्योंकि रुपये में दे रखा था। ठीक, 7 रुपये आ गया। अब यहाँ से भाई साहब पूछता 5 पुस्तकों का मूल्य, तो यहाँ x आया था, x की मल्टीप्लाई कर देते, 7 × 5 = 35 हो जाता। 7 पुस्तकों का मूल्य पूछता तो 7 × 7 = 49 रुपये हो जाता। कितना आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं, अंतिम अतिलघुत्ती प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अंतिम अतिलघुत्ती प्रश्न आपसे कहता है, प्रश्न संख्या 11 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए भैया। प्रश्न संख्या 11 आपसे कह रहा है, देखिए भैया फटाक से। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं भैया क्या कहता है। आपसे कहा है भैया प्रश्न x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो आपसे कहा है x स्क्वायर प्लस का 2xy
प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक, इसको रब करें भैया, देखें ध्यान से। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। आपसे कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। आपसे पूछा इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये तो पूछा इसका मान। तो दोस्तों इस उधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये दे रखा है, इसके आधार पे हम ये लिख सकते हैं भाई ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू देखो सेम टू सेम लिखिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर, एक्स प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर, तो इसके स्थान पर एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया और बटे कितना, एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या गया देखिए एक्स प्लस वाई, इसका आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न पूछा था, एक नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न 11 हो गया, प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कहता है, वो भी आप क्या है की ओर चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, कहां चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। संख्या प्रश्न संख्या 12 भैया आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30, 15, 25 और 30, आपसे कहा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे कहा सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो क्या ज्ञात करेंगे, इसका लासा ज्ञात करेंगे। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उसको हम लासा ज्ञात, कहने का मतलब लासा किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है, वो लासा कहलाता है। दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करने वाली वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है, लासा कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता लासा कैसे निकालते हैं, 15, 25 और 30 का लासा ऐसे तो निकालते थे। निकाल लीजिए फटाक से। सबसे पहले 2 से कटेगा तो 15 हो गया, 25 हो गया, 2 1 कम 2, 1 हासिल बचा 20, 1 हासिल 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। फिर दोस्तों 15 है तो 3 से कटेगा क्योंकि इनके अंकों का योग 6 और 6 3 से कटेगा, इसलिए 3 से भी कटेगा, 3 5 15, 25 और इधर कितना हो गया 5 हो गया। तो दोस्तों आप किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 25, 5 1 5, फिर 5 से कटेगा 1, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम काटते रहेंगे दोस्तों। तो इधर देखिए फटाक से, तो 15, चलो यहीं लगा देते हैं, 15, 25 तथा 30 का लासा, ध्यान समझिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। ये तो कहा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करिए, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, ये तो होगा भाई 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, 150 हो गया। आपसे क्वेश्चन आगे का 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो जब भी आपसे कहे प्रत्येक, तो लिखो अतः अभी संख्या बराबर, अतः छोटी से छोटी अतः छोटी से छोटी अभी संख्या बराबर
मतलब इससे छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो लिखने जा रहे हैं। अभी संख्या बराबर क्वेश्चन के हिसाब से 150 दोस्तों आया, और जो आपसे कहा शेष बचे उसको ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 161 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या ना। यदि आपसे कहे बात छोटी से छोटी संख्या जिसको इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, तो आपको पता है 150 आया है, तो हम यदि 15 से भी विभाजित करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 10 बार जाएगा। 25 से करेंगे दोस्तों तो ये भी 6 बार जाएगा, और 30 से करेंगे तो ये भी 5 बार, पूर्णतः विभाजित हो रही है। और आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा था, यानी क्या करेंगे हम इसमें कितना 11 ऐड कर देंगे, और यही बार बार जब डिवाइड करेंगे 161 में तो बार बार कितना शेष बचेगा आपका, बार बार 11 शेष बचेगा। 161 को डिवाइड करिए 15 से तो देखिए 11 शेष बचेगा, 25 से डिवाइड करेंगे तब भी 11 शेष बचेगा, 30 करेंगे तब भी 11 बचेगा। तो जो भी शेष फल कहे छोटी से छोटी संख्या में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 213 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा भैया दो समरूप त्रिभुजों, आपसे कहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, 40 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ध्यान से तो समझिए। आपसे पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, ध्यान समझिए। बढ़िया प्रश्न है, आपसे कहा गया है, आपसे कहा था दो त्रिभुज कहा था ना, हाँ 2 त्रिभुज। देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए दो समरूप त्रिभुज कहा। समरूप त्रिभुज यानी देखने में एक जैसे होने चाहिए, जैसे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी। एक त्रिभुज दोस्तों इधर और बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। इसका दोस्तों होगा जाके नहीं इसका दे दो पी क्यू आर, ठीक है। ये ए बी सी हो गया जाके, वो पी क्यू आर हो गया, ठीक। समरूप मतलब त्रिभुज एक जैसे दिखने चाहिए। देखो ये भी त्रिभुज, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ठीक। समरूप एक जैसे दिखने चाहिए। समरूप त्रिभुज का तो कहा दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर, पहले वाले क्या 30 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का 24 सेंटीमीटर। परिमाप दोस्तों क्या होता है, उनकी सभी भुजाओं का योग, चाहे चतुर्भुज पूछे चाहे वर्ग पूछे, किसी का भी परिमाप पूछे तो जितना उसका एरिया होता है उसकी चारों भुजाओं का, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी क्या कह रहा परिमाप। तो यानी पहला त्रिभुज कौन सा ए बी, तो ए बी हो गया दोस्तों। ए बी कितना हमारा होगा ये, प्लस का कितना बी सी, प्लस का कितना सी ए या ए सी, बराबर कितना हो जाएगा, कितना 30 सेंटीमीटर। आप बात समझ में, परिमाप किसे कहते हैं, मतलब जो दे रखा उसकी तीनों त्रिभुज देगा तो तीनों की त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज कहेगा चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, वर्ग कहेगा तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग परिमाप होगा, आयत कहेगा तो आयत की चारों भुजाओं का योग, मतलब जो कहे उसकी चारों भुजाओं का योग कर लीजिए। वर्ग पूछेगा, अब त्रिभुज पूछा तो त्रिभुज की चारों भुजाओं का योग। इसी प्रकार इसका भी दे रखा पी क्यू प्लस का कितना क्यू आर और प्लस का पी आर, बराबर कितना दे रखा 40 सेंटीमीटर। दोस्तों जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक कंडीशन होती है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होता है। नहीं समझे, हमने कहा यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके दोनों त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। कैसे, जैसे ए बी भुजा है तो ए बी अपान दोस्तों देखिए पी क्यू
बराबर इसी प्रकार कितना हो जाएगा, BC अपान QR बराबर दोस्तों AC अपान कितना हो जाएगा, PR। मतलब यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो होता, अनुपात होता, वो बराबर होता है। जैसे AB, ध्यान से देखिए एक बार, जैसे AB कहा तो AB बटे PQ, फिर इसके बाद BC बटे QR, BC बटे QR, और फिर AC बटे PR। उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो, यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। संगत भुजा जैसे ये इसके एक जैसी संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है बराबर होता है। ये चीज बराबर होती है, और ये दोस्तों जो होता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके बराबर होता है। ये इसके आगे हम लिखे दे रहे हैं, रेड से लिखे दे रहे हैं तिरछा, यहाँ पे जगह नहीं है, AB, हम इसको त्रिभुज आप बना लेंगे ना, छोटा त्रिभुज बना दे रहे हैं यहीं पे। अरे पहले इसको त्रिभुज बन चुका था ना, आप ध्यान रखिएगा। हम इसे AB प्लस का BC प्लस का AC अपान PQ प्लस का QR प्लस का PR के बराबर होता है। मतलब उनकी भुजाओं का रेशियो, उनका परिमाप, दोनों त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज एक बनाया था, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज कौन सा, A B और C था, यही तो था, ऐसा ही तो त्रिभुज बनाया था। तो इनकी भुजाओं का रेशियो, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का रेशियो, उनका परिमाप आपस में बराबर होता। तो AB प्लस BC प्लस AC कितना दोस्तों, आपका 30 हो गया जाके, और ये कितना 40 हो गया, 30 हो गया, ये 40 हो गया। अब आपसे पूछा था पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बटे, अनुपात पूछा है आपसे, अनुपात का मतलब बटा ही तो होता है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज कौन सा, PQR का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों जो होता है AB बटे PQ का होल स्क्वायर, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। कहने का मतलब जो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो, एक भुजा, इसको लगाने का तरीका समझ लीजिए, AB बटे PQ निकाला ही था और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसका जो क्षेत्रफल निकालिए, दो भुजाओं का, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, ये त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज हैं, उनके दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो उसकी एक भुजा और पहली भुजा और दूसरी भुजा, जो संगत भुजाएं हैं उनका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको AB बटे PQ, देखो AB बटे PQ 30 बटे 40 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा 30 बटे 40 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हैं, इंपॉर्टेंट तो मैंने कहा सारे हैं, कितना हो जाएगा ये 3 बटे 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। 3 बटे 4 का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 3 का स्क्वायर और बटे कितना 4 का स्क्वायर, यानी कितना 16 बटे 24, नहीं 9 बटे 3 3 9 होता है और 4 चक्कू 16, 9 बटे 4 चक्कू 16 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा 9 और इसका कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है, 9 बटे 16 इसका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या दोस्तों, इसका 9 आएगा, इसका कितना आएगा 16, क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो ये लगाने का प्रोसेस है। सबसे पहले जो परिमाप दे रखा, परिमाप किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, पहले त्रिभुज का फिर दूसरे त्रिभुज का दे दिया, फिर आपको पता है त्रिभुज की संगत भुजाओं का रेशियो, जब त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है यानी कि अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, उससे लिख लिया, और उसके परिमाप के भी बराबर होता है, 30 बटे 40 था, क्षेत्रफल निकाल लिया, इसे लगा लिया, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे दोस्तों आपके, यदि इसको लगा लिया। ऐसे प्रश्न आते भी दोस्तों बहुत हैं, ये दोनों मॉडल, 2-3 मॉडल पेपर कराएंगे, दूसरा तो चलिए रहा, तीसरा भी कराएंगे। ये तीनों मॉडल आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है, 13 हो चुका था ना, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए कहा है एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है।
ये उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप उसके परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको रब कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, देखिए हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, तो जिससे आपके सारे कवर, पूरे चैप्टर भी कवर हो रहे हैं साथ ही में। एक आयत की लंबाई, जैसे आपसे कहा, एक आयत की जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लो कि माना चौड़ाई बराबर कितनी, x सेंटीमीटर। ये तो कहा आपसे, कहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई यदि x हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई कितनी हो जाएगी बोलिए भैया, 5x हो जाएगी। नहीं, अधिक कहा ना, तो x + 5 हो जाएगी। ध्यान समझो, एक बार वो पढ़ रहे हैं। कहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोस्तों चौड़ाई हमने x मान ली, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक थी, तो x, यदि x लंबाई, x चौड़ाई थी, उसमें 5 जोड़ दिया तो अधिक हो गया। फिर आगे कह रहा है उसका परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और ये आपको दे रखा है दोस्तों कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया आयत का, चल पहले ये लिख लो, बाद में फार्मूला, 30 सेंटीमीटर लिख लो पहले, 30 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई, या पहले से जानते हैं, प्लस चौड़ाई होता है। इससे परिचित है ना, बराबर दोस्तों कितना है, 30 सेंटीमीटर दे रखा। तो यहां से लंबाई और प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, बोलो, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना, 30 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही तो आएगा। आपसे कहा एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है आयत का, भाई आयत बनाएंगे, देख लीजिए एक बार, हम बना ही दिखा देते हैं आपको। ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ये तो होता। इसीलिए यदि ये हमारी L हो गई, ये B हो गई, तो 2L और प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, तो L + B हो गया। ठीक है, तो आपका लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा, 30 + 2, 30 + 2 बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। लंबाई आपने कितनी मान आई है, आपकी x + 5 है, x + 5, और चौड़ाई दोस्तों आपकी कितनी है, x है, बराबर कितना होगा, 15 हो गया। लंबाई आपकी कितनी, x + 5 थी, और चौड़ाई कितनी, x बराबर 15 हो गया। तो x + x कितना हो गया, 2x, x + x कितना, 2x हो गया, और 2x + 5 बराबर 15 हो गया। हो जाएगा कि नहीं, तो 2x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 15। अभी देखिए ये x + x 2x हुआ जाएगा, प्लस का 5 बराबर 15। अब 5 को उधर ले जाओगे बराबर, तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 2 कितना, 10, यानी कि x बराबर कितना, जो चीज़ गुणे में होती कहाँ से जाएगी, बटे में, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये एक लिखा दो भैया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है भैया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे x बराबर भैया आपका कितना आया जाके, 5 सेंटीमीटर आया जाके। ठीक है, x बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आया जाके। तो आपसे पूछा था आयत की, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए ना, तो लंबाई, अतः लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हुआ जाके, x, लंबाई आपने कितनी मानी थी, लंबाई आपने कितनी मानी थी, x मानी थी कि नहीं, तो लंबाई x प्लस कितना, 5 है, तो x कितना हमारा 5 है, x + 5 था, तो x की वैल्यू कितनी, 5 है, ये दे, और +5 बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। और आपसे फिर क्या, चौड़ाई कितना, x थी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितना होगा, x यानी कि 5 सेंटीमीटर।
ये दो चीजें पूछी थी, हो गया। यही पूछ सकता था तो आयत का तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहीं से इतना क्वेश्चन तो हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आपकी लंबाई आएगी भैया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। लंबाई कितनी आई भैया आपकी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। यहां पूछ सकता, यहां तो खाली लंबाई चौड़ाई पूछ लिया, यही कह सकता तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यही यदि पूछ लेता आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये क्वेश्चन जितना पूछा था उतना हो चुका है, ये अलग से बता रहे हैं। यदि यहां पूछता तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब के लिए बता रहे हैं। तो लंबाई आपकी कितनी दोस्तों आई 10 आई थी और चौड़ाई कितना आई था 5, 10 × 5 = 50, कितना मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता। जब बाई चांस यहां से पूछता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पूछ सकता है क्योंकि क्षेत्रफल ही ज्यादातर पूछता है यहां पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 15 कहती क्या है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 15 आपसे, प्रश्न संख्या 15 कहती है भैया, एक बहुत बढ़िया प्रश्न 15 है। एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए क्या क्या ज्ञात करना दसिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है, कितने लीटर पानी भरा है, कितने लीटर पानी दोस्तों भरा है। आपसे पूछा तो हौज में ज्ञात कीजिए कितने लीटर पानी भरा है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी 2 नंबर के लिए आपके लिए, सब 2-2 नंबर वाले चल रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं, आपको पता है। कहा एक 5 मीटर × 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा गया है। तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा। एक आयताकार दोस्तों पेंदा है जो 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पेंदा है। ये कितना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये आयताकार मान लेते हैं, ये क्या है हौज हमारा, ये जो इतना कितना है दोस्तों, आपसे 5 मीटर कहा है, ठीक है, और इधर से कितना कहा है 2 मीटर, ध्यान समझिए, इतना 2 मीटर कहा है। तो फिर कहा 1.5 मीटर तक, यानी कि यहां तक पानी भरा इसमें, इस हौज में कितना कहा मान लेते हैं यहां तक, 1.5 यहां तक हो गया मीटर तक पानी भरा है, ध्यान समझिए। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो ज्ञात करना है इस हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भर जाएगा, भरा नहीं भर जाएगा होना चाहिए। हौज में कितने लीटर पानी भरा है, भरा ही कहा है। इतने तथा इतने आटा पेंदा वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भर आ जाएगा। पानी भरा है, चलिए ठीक है, भरा है, समझ गया। यहां पूछ लेगा भरा है या कितने लीटर पानी आ जाएगा, पूछ सकता है कि हौज में, तो यहां से पूछ रहा तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे, यहां क्वेश्चन में आया यही था कि कितने लीटर पानी भरा है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता कितने लीटर पानी आ जाएगा। तो देखिए आपको पता है आयत, ये कितना हो गया, आयताकार पेंदा है, तो आयताकार पेंदा, आयतन कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, तो इसका आयतन निकालेंगे। आयतन और कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है, इससे परिचित है ना। आयतन कितना होता है दोस्तों, इसका आयतन निकाल लें। तो लंबाई कितनी हमारी है, आपको देखा 5 और गुणे चौड़ाई कितनी 2
और टूट जाएगी कितनी 1.5 हो गया। ये तो होता आयतन कितना, लंबाई और चौड़ाई को चौड़ाई तो होता। तो 5 दूनी 10 और 10 15 150, यानी कि 15 लीटर आ गया, 15 लीटर आ गया, 15 लीटर आ गया। और आपको पता है पूछा था हौज में कितने लीटर पानी भरा, आपको पता है एक घन लीटर बराबर होता है, एक घन लीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 लीटर के। क्या एक घन लीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। तो आपसे पूछा 15 लीटर है ना, तो ये यहाँ कितना आयतन कितना आएगा, अरे सॉरी 1 घन मीटर पूछता है, 1 घन मीटर, और ये होता है कितना आएगा इसका आयतन 15 मीटर क्यूब आएगा ना। आयतन पूछा था ना, तो आयतन कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 2 गुणे 15, तो 5 दूनी 10 और गुणे 15 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। भाई यहाँ 150 हो जाएगा, आप नहीं समझ पाए हो तो 150 हो गया, और पॉइंट 1 अंक बाद लगा था तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। आप समझ गए होंगे क्यों जीरो कहाँ से चलेगा, पॉइंट कहाँ से चलेगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 गुणे 15 150, पॉइंट 1 अंक बाद था, यानी 15 मीटर क्यूब आया जाके। आयतन ये हो गया, इसका आयतन निकाल लिया हौज का। और 1 घन मीटर कितना 1000 लीटर होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 घन लीटर बराबर, 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो आपके पास कितने लीटर कितने मीटर हैं, 15 मीटर है ना, तो 15 घन मीटर कितना हो जाएगा 15 गुणे 1000, यानी कितना 15000 लीटर। 15000 लीटर आपसे पूछा था। तो हौज में कितने लीटर पानी भरा है, तो लिख लोगे अतः हौज में 15000 लीटर 15000 लीटर पानी भरा है। यही आंसर पूछा था, यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद समझ, सबसे पहले जब भी ऐसी चीज ऐसे का जिक्र करें कि हौज में कितना पानी भरा है, या टंकी में कितना पानी भरा, बाल्टी में कितना पानी भरा है, तो सबसे पहले जो दे रखा होगा उसका आयतन सबसे पहले आप निकाल लेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, चित्र बनाना चाहो तो बनाओ, ना बनाना तो चित्र की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऐसे लगा सकते हैं। और चित्र बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, चित्र यदि बना लेंगे तो अब तो बहुत अच्छी बात है। हमने चित्र आपको बना के भी दिखा दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, वैसे करके निकाल लेंगे, उसका आयतन निकाल लेंगे। और आयतन आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। 1 घन मीटर बराबर जो होता है भैया 1000 लीटर के होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर ये 15 घन, इसलिए 15 मीटर क्यूब आया था इसका आयतन, तो 15 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा 15000 लीटर हो गया इसको, यानी कि हौज में 15000 लीटर पानी भरा जाएगा। 2 नंबर फिक्स हो गए आपके। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या भैया 16 कहता है, ये भी बढ़िया है, 72 भाग 38 माइनस का 38 का माइनस का 30 माइनस का 31 माइनस का 60 भाग 4 गुणे 5, सब एक ही ब्रैकेट में, और फिर ये बंद फिर ये बंद, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान समझिए, इसको सरल करना दोस्तों कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आपको बार्ड मास हमने आपको सिखाया है, आप लोगों को पढ़ाया भी है ना, तो आप सभी लोग मित्रों ने सीखा भी था बहुत अच्छे से। जिन लोगों ने सीखा वो फटाफट अभी आंसर देंगे इसका, और जिनको नहीं आता वो सीख ले फटाफट। बार्ड मास दोस्तों क्या होता है, बार्ड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आपका मतलब का होता है गुणा, का लिखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को फिर मल्टीप्लाई को, और फिर क्या दोस्तों जोड़ को, फिर माइनस को। पहले ब्रैकेट ये छोटा होगा या मंझिला, और फिर बड़का, ये तीनों ब्रैकेटों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद का, यहाँ ओ का मतलब का या ऑफ होता है। ठीक है, फिर भाग गुणा जोड़ माइनस। ठीक है, इसको आपको हमने लोगों को सिखाया है। चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 38 माइनस, सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, भाग तो उसके बाद आएगा, तो ब्रैकेट यही है देखिए
यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी ध्यान से समझिए 60 भाग 4 है, तो 60 भाग 4 करके नहीं आता तो अलग से कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 का भी 4 बचे 20, 25 आ गया, तो माइनस का 25 हो गया। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? देखिए 4 एकम 4 हो गया, 25 को 15 आएगा, 4 एकम 4 हुआ देखिए, और कितना 2 20 4 5 15 आएगा, 15 चक्कू 60 होता है ना, 15 आ गया। और गुणे कितना 5 है, और ये चलिए रहा। आप ध्यान से देखिए अगले टर्म में 72 भाग 38 माइनस 30 बचा जाके, माइनस का देखिए अब क्या 31 और माइनस 15 15 बचे 75। देखिए ब्रैकेट के अंदर भी गुणा बहुत सारे लगे थे ना, गुणा भाग सब साइन थे। अब 30 हो गया, माइनस के लिए तो 75 में से 31 जाएगा, तो दोस्तों माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 4 बचा जाके, यहाँ कितना आता है 4 44। ठीक, अब अगले को सॉल्व करिए। देखिए तो 72 भाग 38 माइनस का देखिए 30 ये बचा जाके, और माइनस माइनस प्लस हो गया 44, बस थोड़ा सा बचा, तो 72 भागे देखिए 38 हुआ जाके, और कितना होगा 30 और प्लस 74 कितना होगा दोस्तों, 30 और प्लस 44 सॉरी 74 हो गया, 30 प्लस 44 74 हो गया जाके। अब इसको देखिए 72 हो जाके, और माइनस भागे कितना हो गया जाके 38 में से 74 जाएगा 36 बचेगा भाई, 38 में से 74 जाएगा 36 ही तो बचेगा, वो भी कितना देखिए ये 36 कैसे बचेगा, यहाँ 74 बड़ा है ना, तो माइनस का 36 बचा जाके। अब इसको भाग कर लीजिए, तो इसके नीचे आपको दिखाई पड़ा होगा ना, यहाँ पे भाग करेंगे तो 72 जगह लिखा है 72 और भागे कितना माइनस का 36, 36 इक्कम जो 36 दूना 72, यानी कि कितना आएगा माइनस का 2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, माइनस का 2 आ गया। देखिए ऐसा है क्वेश्चन, 2 नंबर देखो फिक्स, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले बार्ड मास को याद रखिए, जिसको याद नहीं है हम लिखे थे ब्रैकेट, एक बार बोले बार्ड मास। ठीक है, ये ब्रैकेट ये इसको सॉल्व करेंगे इन तीनों ब्रैकेट को, फिर ये का वाला तो आपके में बहुत मिलता है, अथवा इसको इसी को इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है। ये फिर क्या है डिवाइड भाग को, फिर मल्टीप्लाई गुणा को, फिर दोस्तों प्लस को, फिर माइनस को। समझ गए? इसको जिसको नहीं समझ में आता हो, जिसको नहीं आता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। देखिए आपसे प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 11 a माइनस बी माइनस 30 के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, मॉडल पेपर ही है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे कि नहीं, ये नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। ध्यान समझिए, इसको सॉल्व करना दोस्तों। सबसे पहले तो प्रश्न नोट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस का 11 a माइनस बी माइनस 30 होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब मिले तो देखिए यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस को, थोड़ा इसको सरल बनाने के लिए हम मान लेते हैं, माना x बराबर a माइनस बी है। a माइनस बी के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, x बराबर क्या मान लिया a माइनस बी है। ठीक है, तो जहां पे a माइनस बी वहां पे हम x रख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 यहाँ a माइनस बी रखेंगे, स्क्वायर लगा तो x स्क्वायर हो गया, और माइनस का 11 हो गया देखिए, यहाँ भी a माइनस बी है तो ये x हो गया, 11x हो गया देखिए, और यहाँ कितना माइनस का 30 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए अब इसको कैसे गुणनखंड करते ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 2 है, x के गुणांक में यदि कुछ लिखा है तो उसकी मल्टीप्लाई दोस्तों ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 30 वाले से, तो 2 गुणे 30 यानी कितना हो गया 60 हो गया। अब दोस्तों बात समझिए, 2 गुणे 30 कितना 60 हो गया। अब 60 के मुझे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि हम गुणा करें दोस्तों तो 60 है, और यदि इस चिन्ह को देखना है यहाँ वाले चिन्ह को, यदि यहाँ माइनस लगा होगा तो कहेंगे माइनस करें तो 11 आए, और यदि यहाँ प्लस लगा होता तो कहते प्लस करें तो 11 आए। ठीक है, इस चिन्ह को क्या करना है, पहले 30 और इधर यदि गुणा में कुछ लगा, यदि कुछ लिखा है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं लगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यही ले लेंगे। तो यहाँ पे 60 है। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यदि हम गुणा करें तो हमारा 60 है, और यदि हम घटाएं तो हमारा 11 है। देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 15 चक्कू 60 होता है कि नहीं, 15 गुणे 4 60 होता ना कि नहीं, और इसी को लिख सकते 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा कि नहीं। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो है, तो इसका देखिए 2x स्क्वायर माइनस 11 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कितना 15 माइनस 4, और x माइनस का 30 होगा जाके, तो 2x स्क्वायर हो गया जाके। अब देखिए
15 में से 4 जाएगा तो 11 ही तो बचेगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 15 हो गया देखिए, और इस x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 15x हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस का हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा, और फिर माइनस का 30 बचा था तो माइनस का 30 नोट कर लिया। अब ध्यान समझिए, अब देखिए इसमें कॉमन मिला, यहाँ 2 है यहाँ 15, तो यहाँ तो कोई कॉमन नहीं मिला, लेकिन यहाँ देखिए x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x कॉमन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, इसको भाग करेंगे तो कितना x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1x बचेगा कि नहीं, तो 2x। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लिए तो 15 ही तो बचेगा। यहाँ देखिए कितना कॉमन रहेगा 2 मिल जाएगा, तो जब 2 कॉमन ले 2 से कितना 2x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब ध्यान समझिए कितना बचा है कि अब देखिए यहाँ भी 2x माइनस 15, यहाँ भी 2x माइनस 15, पुनः कॉमन मिल गया। कॉमन वो होता है जो भैया दोनों में होता है, ये कितना है x प्लस 2 होगा, जो सब में हो वही कॉमन हो x प्लस, देखो ये कॉमन मिल गया 2x माइनस 15, तो बचा क्या x और यहाँ पे प्लस 2 हो गया। लेकिन हमारे पास लाना क्या था a माइनस बी, तो जहां पे x है वहां पर हम a माइनस बी का यूज कर लेते। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि x तो हमने माना था, हमारा a माइनस बी सरल करने के लिए यूज किया था, तो 2 हो गया दोस्तों, a x के स्थान पे कितना a माइनस बी हो गया देखिए, और माइनस का 15। यहाँ देखिए इतना कितना होगा x के स्थान पे कितना a माइनस बी और प्लस का 2, तो एक गुणनखंड मिल गया। अब इसके ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिए, या इतना भी छोड़ देंगे तब भी इसका आंसर सही है, या इतना भी छोड़ देंगे तब भी सही, आपको 2 नंबर मिलेंगे। या आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 2a माइनस का 2b 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 15, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस का 2। इतना आसान है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, तब तक ये नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में विद्यार्थियों के शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, शिक्षार्थियों के, ये भैया नोट कर मिटा लें, के प्राप्तांक दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से दे रखे हैं, एक टेबल आपको बनानी है, इधर प्राप्तांक है और इधर बारंबारता है। ठीक है, इधर प्राप्तांक इधर बारंबारता, टेबल बना लेते फटाफट। ये प्रश्न ही चल रहा भैया अभी। ध्यान से देखिए, आपसे पहला कहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और दोस्तों 70 से 80। ठीक है, इसमें दे रखा है 2, 3, 6, 6, 12, 6, 6, 12, 13, 12 और 4। तो कह रहा है तो इसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इससे कहा है, ये नोट कर लिया होगा ना आपने, तो आपसे भैया कहा है तो इसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ध्यान से देखिए भैया, देखिए कैसे करना होगा आयत चित्र द्वारा दोस्तों। तो सबसे पहले आयत चित्र का है, ध्यान समझिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इस पे चलेंगे भैया, इधर चलेगी हमारी बारंबारता और दोस्तों इधर रखेंगे प्राप्तांक। क्या रखेंगे? प्राप्तांक दिखाई पड़ा ना। ठीक है, इधर बारंबारता चलेगी, इधर प्राप्तांक। देखिए 2, 3, 6, 12 तक है ना, तो 2 का गैप ले लीजिए। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर 14, बस 13 तक था, 14 तक ले लिया। और इधर कितना 80 तक है, तो ये 0 हो गया भैया, ये तो 0 हो गया। फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो गया। फिर 10, 20,
30, यहाँ पे 40 हो गया जाके, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया जाके, ये 70 हुआ, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और ये दोस्तों 80 हुआ जाके, ये 90 हुआ जाके, बस 80 तक ही तो है, इतना हो गया। अब देखिए आयत चित्र कैसे बनाते भैया, इतना कर लोगे ना। 12 का आयत चित्र बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहला देखिए प्राप्तांक पहला 0 से 10 के बीच, 0 के 10 के बीच में कितनी बारंबारता, 2 है, तो 0 से 10 के बीच में बारंबारता, ये देखिए इसको 2 हो गया और 10 हो गया, ये पहला आयत बन गया। ऐसे आयत चित्र बनाते। फिर कहा 10 से 20 के बीच में कितना है, तो 10 के बीच में 3 है, तो 4 2 के बीच में यहाँ 3 होगा, ये कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, ये 3 हो गया, सही है, सीधा खींचना पट्टी से, बढ़िया। 20 से 30 के बीच में 6 है, तो 6 कहाँ, यहाँ पे है, तो ये देखिए ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 6 है, फिर 30 से 40 के बीच में दोस्तों 6 है, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। फिर आपसे देखिए 40 से 50 के बीच में 12 है, तो 12 दोस्तों क्या यहाँ पे पड़ेगा, देखिए इसके सामने ये आएगा लगभग ना, तो 12 हो गए, ये 50 यहाँ था, ठीक है, ये 12 हो गया हमारा। अगला देखते कहता है, अब देखिए 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच में 13 है, तो देखिए 12 तो यहाँ तक हो गया, ये हमारा हो गया था, ये 12 देखिए इसके सामने जाएगा बिल्कुल, ये कुछ ज़्यादा ऊपर तक बन गया, तो हल्का सा छोटा कर लीजिए। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा, ये हल्का सा छोटा कर लीजिए, हाँ ये 12 आ गए, ठीक है। अब 13 का दोस्तों 12 ही नजर आ रहा है, छोटा और होगा थोड़ा, पड़ोस से इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता ना, तब ये 12 का हो गया। अगला कहा था 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच में 13 है, तो 12 तक हो गया, 13 तो ये देखिए 13 14 और 12 के बीच में होगा, तो ये लगभग 13 हो जाएगा आपका इतना, ये हो गया 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 50 से 60 के बीच में, ये 60 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला देखिए 60 से 70 के बीच में कितना, 12 है, तो 12 दोस्तों ये फिर यहाँ तक आ जाएगा, ये सही कर लीजिए, 12 हो गया, ठीक है। अब 70 से 80 के बीच में कितना, 4 है, तो 4 देखिए कहाँ पे, ये 4 है, तो इसके बिल्कुल सीधे चले जाए, इस यहाँ से 4 देखना बारंबारता में, तो यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाए, ये 4 आया जाके लगभग, ये 4 हो गया, ये हमारा आयत चित्र बना जाएगा। आपसे कहा तो इसे आयत चित्र प्रदर्शित कीजिए, हमारा आयत चित्र बन गया, कितना आसान है, टेबल दे रखी, बनाना आयत चित्र कितना आसान है, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ऐसे बना लेंगे आप, है कि नहीं। तो आज का मॉडल पेपर जो आपका ब्रह्मास्त्र था, मॉडल पेपर नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो चुके। 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव, 6 आपके अति लघु आते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, टोटल 25 नंबर के आते हैं। दोस्तों आपने इन प्रश्नों को देखा होगा, आप सभी मित्रों ने साथ में सॉल्व भी किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताइए यदि आपने इस पेपर को सॉल्व किया है और आपके कितने नंबर आते हैं। मुझे विश्वास है आपने सॉल्व किया होगा। अंतिम प्रहार है आपके एग्जाम पे, आपके एग्जाम पे अंतिम प्रहार सदाशिव कोचिंग क्लासेस ओर से किया जा रहा है कि अब आपको परीक्षा से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आपको सदाशिव कोचिंग क्लासेस आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कितने नंबर आपके आए आप सभी मित्र दोस्तों कमेंट करिए। तीसरा मॉडल पेपर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, सेकंड मॉडल पेपर को विधिवत से सॉल्व करिए, तीसरा मॉडल पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इन 3 मॉडल पेपरों को यदि आप विधिवत से सॉल्व करके जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर, जिन मित्रों का बैक लगा, दोबारा बैक लगने की नौबत नहीं आएगी, आप तुरंत पास, ठीक है, आपका बैक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।